नमस्ते मालिक। आ गए 2026 के जेई मेन को बचाने के लिए। सबसे पहले मनहूस जैसी शक्ल लेकर के मत बैठना कि सब बर्बाद हो गया भैया, अब आखिरी बार आया हूं, कुछ बचा लो। मनहूसियत त्यागो। जब तक ऐसे उदास मन के साथ बैठोगे ना कि अरे यार देखता हूं अब बचेगा या नहीं, तब तक कुछ नहीं बचा पाओगे। तो सबसे पहले मुस्कुराना स्टार्ट करो। एक चीज दिखा देता हूं तुम्हें, चलो। मेरे टेबल पे रहती है, जब भी मेरा मन उदास होता है मैं इनका फेस देख लेता हूं। लाफिंग बुद्धा है, ऐसे ऐसे करके सबका मूड ठीक कर देते हैं। 1 मिनट देखो और मुंह ऐसे ऐसे करो, मूड तुरंत ठीक हो जाएगा। जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। मैं जब भी तुम्हें 2026 के लिए तैयार करता था तो कहता था कि अपने इतने बुरे दिन मत आने देना कि मेरे पीवाईक्यू मेथड की वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन आ गया है वो दिन, और ये आखिरी रास्ता है जिससे मैं तुम्हारी तैयारी बचा सकता हूं। इसके बाद मैं हाथ खड़े कर देता हूं, नहीं तरीका है। या इसके बाद जब भी मुझसे पूछोगे भैया आज से क्या करूं, तो मैं कहता हूं पीवाईक्यू मेथड अब से स्टार्ट करो। पीवाईक्यू मेथड क्या चमत्कारी तरीका है? नहीं। अगर होता ये बेस्ट तरीका तो मैं 2 साल पहले यही बता देता। लेकिन अभी जितने भी तरीके तुम्हारे पास बचे हुए हैं उसमें से पीवाईक्यू मेथड बेस्ट तरीका है, और इसी से तुम्हारी आईआईटी जेईई की तैयारी बच सकती है, वरना कोई और तरीका नहीं है। जितने भी तुम तरीके सोच सकते हो उन सब का मैं खंडन कर सकता हूं, तुम्हें बैठ करके 1-1 घंटे काउंसिल कर सकता हूं, तुम मान जाओगे मेरी बात। लेकिन यहां पे भरोसा काम करेगा। मैं इसी दिन के लिए सारे दिन मेहनत करता हूं कि अंत में मैं कुछ बच्चे से कहूं और भरोसे के कारण वो मान ले कि स्नेहित भैया ने अभी तक कुछ गलत रास्ता नहीं दिखाया, तो ये जो कह रहे हैं ना, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन मैं इन पे विश्वास करता हूं। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिनके एल्गोरिदम ने ये वीडियो रैंडमली पुश कर दी है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति कह रहा है शायद ये दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति ना हो, लेकिन इसकी ईमानदारी पे शक मत करना। ना ही तो मैं बेस्ट गाइडेंस देता हूं, ना ही तो मैं बेस्ट चीजें पढ़ाता हूं, ना ही तो मैं सबसे बेस्ट हूं। बस एक चीज जो मेरी तरफ से उम्मीद कर सकते हो वो कि ये अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश करेगा। मेरे साथ जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता पड़ जाता है, लेकिन पहली बार देखने वाले को लगता है कि यार पूरी दुनिया में जब गुड़ गोबर हो रखा है तो ये कौन सा नया मसीहा आएगा, पता नहीं। बट मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करता हूं। इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, उन भ्रमों पे अंकुश लगने देना। मेरी वीडियो को अपने भ्रम को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल मत कर लेना। मैं हमेशा वो कोटेशन कहता हूं कि हम वही सुनते और देखते हैं जो हम सुनना और देखना चाहते हैं, ना कि वो जो हमें सुनना और देखना चाहिए। हमें पता होता है कि ये बात हमें सुननी चाहिए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी लूप का नतीजा है कि तैयारी इस मोड़ पे खड़ी हो गई है कि हमें अंत में स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ रही है। फिर भी मनहूस नहीं होना, मुस्कुराएंगे, क्योंकि मुस्कुराना स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। अच्छे मूड में रहना स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। तभी कुछ तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट हो पाएगा। नहीं तो भैया ऐसे करके मुंह देखोगे तो हमारा भी मूड खराब करोगे। पीवाईक्यू मेथड पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल ये परंपरा बनी रही है कि एग्जाम से 2 महीने पहले हम आपको ये देते हैं आखिरी रास्ता। पिछले सालों से थोड़ा सा अलग मैं इस साल स्ट्रेटजी अपनाने वाला हूं डिलीवर करने में। पिछले सालों में मैं एकदम हार्ड होकर के कहता था तो बच्चे अटैक के तौर पे ले लेते थे। मैं बच्चे को सीधा चैलेंज करता था कि तुम कोई भी दुनिया का मेथड लगा लो, 1 शॉट 1 शॉट 10 शॉट कुछ भी लगा लो, इससे बेहतर मेथड नहीं होगा। ये बात सच्चाई है। लेकिन इस साल बोलने का मेरा टोन अलग होगा। मैं प्यार से समझाऊंगा कि तुम्हें जो लगता है 10 चीजें सही है, ट्राई करो। दावा करता हूं 10 दिन बाद वापिस आओगे। नुकसान ये होगा 10 दिन गवा चुके होगे उस बच्चे के सामने जो आज से शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं, बस ये बात ध्यान में रखना।
लास्ट वे टू सेव योर तैयारी। अभी ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं? किसी की तैयारी अभी एकदम डामाडोल हो रखी है तो वो किन किन तरीकों से आगे बढ़ सकता है? एक, वो मान सकता है कि मैं वन शॉट लेक्चर कर सकता हूं भैया। एक हो सकता है कि भैया मैं लेक्चर देख देख के थक गया हूं, मैं कोई किताब उठाता हूं, लाइन बाय लाइन उसके अंत तक पढ़ लूंगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया मेरे पास रेगुलर बैच है, 400 लेक्चर है, 40 दिनों में अगर रोज मैं 10-10 लेक्चर करूं तो सिलेबस ओवर हो जाएगा भैया। तो ये एक मेथड हो सकता है। और चौथा जो मैं बता रहा हूं, पीवाईक्यू मेथड, इसके अलावा कोई मेथड नहीं बचता है। अब इसमें से सबसे बेहतर मेथड है पीवाईक्यू मेथड। सबसे बेहतर क्या है? एक ही मेथड है, बाकी 3 होपियम है। होपियम यानी कि ओपियम मतलब होता है अफीम, जो कि आपको वो चीजें नशे में दिखा देता है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अफीम का नशा करोगे ना तो तुम्हारे सामने सब कुछ वो दिखने लगेगा नशे में जो तुम देखना चाहते हो। तो आईआईटी जेईई के फील्ड में होपियम का नशा होता है। ये नशा जब बच्चा कर लेता है ना तो उसे सब चीज दिखने लगता है जो वो देखना चाहता है। होगा नहीं, जैसे वो आईआईटीएन बनना चाहता है, ये 3 नशा अगर वो करने लगे ना तो उसे लगने लग जाता है कि मैं आईआईटीएन बन जाऊंगा। बनेगा नहीं, वो नशा है। ये होपियम का नशा है। और होपियम का नशा ही इतना मजेदार होता है। नशा हम क्यों करते हैं? क्योंकि रियलिटी हमारी डिस्टॉर्टेड है, हम उसको फेस नहीं करना चाहते, तो हम अपने मन में एक भ्रम पालना चाहते हैं। और नशे का भ्रम जब आ जाता है और उस नशे के भ्रम को जब हमसे कोई छीनता है, हम उसका जान ले लेते हैं। मेरे जान मत लेना प्लीज, आखिरी उम्मीद हूं तुम्हारी, मेरे साथ खड़ा रहना। जितने भी तुम्हारे सीनियर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिसने इन बातों को फॉलो करा है, पिछले साल की वीडियो पर चले जाओ ना, पीवाईक्यू मेथड लिखा हुआ है, उस पर 2 तरीके के कमेंट मिलेंगे। पहला, भैया मैं आज से शुरू कर रहा हूं, और दूसरा, एग्जाम के बाद, भैया गलती हो गई। इसके अलावा कोई कमेंट ही नहीं मिलेगा। तो ये तुम क्या चाहते हो कि मैं इन 3 तरीकों को 10-10 मिनट दे करके, 20-20 मिनट दे करके खंडन करूं कि किस तरीके से वर्क नहीं करेंगी, या फिर सीधा मुद्दे की बात पे आऊं? मेरा मानना है कि सीधा मुद्दे के बात पे आते हैं। और अगर मुझ पर विश्वास है तो मैं कह देता हूं कि ये 3 तरीके किसी भी तरीके से काम नहीं करेंगे। कुछ भी लगा लो, रिवीजन के लिए काम नहीं करेंगे, फ्रेश लर्निंग के लिए काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काम नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट पे भैया सरसरी निगाह से अगर मैं कॉन्सेप्ट देखना चाहता हूं उसके लिए काम नहीं करेंगे। किसी भी चीज के लिए काम नहीं करेंगे, कोई चीज के लिए काम नहीं करेंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। किसी भी तरीके से कुछ भी यूज नहीं हो सकता, एकदम बर्बाद, एकदम साइडलाइन। कोई भी तरीका नहीं हो सकता जो ऊपर के 3 तरीके को अभी इंप्लीमेंट करा करके तुम्हें आईआईटी के रास्ते या जेईई मेंस तक तुम्हारा निकलवा दे। कोई यूज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं इस बार सॉफ्ट होके बोलूंगा, अगर करना चाहते हो ये तीनों, करके ट्राई करो। क्योंकि पिछले साल मैंने अटैक करके कहा था ना, तो 60 दिनों तक बच्चे मुझे गलत प्रूफ करने में लगे थे। और होता नहीं हूं मैं गलत प्रूफ, बट मुझे दुख की बात यह हुई कि ना तो मैं गलत प्रूफ हुआ और ना आप सिलेक्ट हो पाए। तो इस बार मैं कहूंगा 10 दिन ट्राई कर लो, और 10 दिन का एक टारगेट बनाओ कि 10 दिन में ये ट्राई करके देखता हूं, अगर 10 दिन में ये इंप्रूवमेंट होती है करूंगा, नहीं होगी तो दावे से कहता हूं मेरे पास आओगे, दरवाजा खटखटाओगे, शर्माना मत। मुझे पता है कि क्या होती है, मैं मिलूंगा यहीं पे, ठीक है? वापिस से शुरू करना, वापिस से मैं हाथ पकड़ लूंगा, बर्बाद मत होना। लास्ट है पीवाईक्यू मेथड। इस पे मेरा कॉपीराइट है, ये हर साल मैं बताता हूं। कुछ लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, अच्छी बात है, बताना चाहिए बच्चों को, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे जानेंगे, ठीक है? तो लास्ट मेथड है पीवाईक्यू मेथड, जो तैयारी आपकी बचाएगा। किन्हें यह वीडियो देखनी चाहिए? पहला व्यक्ति जिसने रैंडम स्टडी कर रखी है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता आईआईटी जेईई की तैयारी का जो आज तक एकदम सोया हुआ था और आज कॉमा से निकला और बोला आईआईटी कॉलेज चलो आज से तैयारी शुरू करते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। सबने थोड़ी बहुत लेक्चर देख रखी होती है। थोड़े बहुत क्या, एक रैंडम पढ़ने वाला बच्चा उस बच्चे से ज्यादा लेक्चर देख लेता है जो कि सिलेक्ट होता है। लेकिन रैंडम के कारण मैकेनिक्स उसने आज 8-9 लेक्चर पढ़ा, फिर उसको लगा कि यार यहां से मजा नहीं आ रहा, फिर कहीं और से 8-9 लेक्चर पढ़ेगा, फिर गिव अप कर देगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स पे जाएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स 2 महीने पढ़ेगा, 2 महीने बाद आएगा यार मैकेनिक्स तो मैंने बचाया ही नहीं, फिर मैकेनिक्स पढ़ेगा। यानी कि मैकेनिक्स वो 4-5 बार पढ़ता है, लेकिन रैंडम इस वजह से मैकेनिक्स उसकी एक बार भी अच्छी नहीं होती। वो प्रोजेक्टाइल मोशन 5000 बार पढ़ता है,
लेकिन आज तक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसको सब फैमिलियर है। टीचर जब फिर से आज पढ़ाएगा ना तो लगेगा यार ये तो पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो आपने रैंडम पढ़ रखी है, तो ये वीडियो पे आगे आपको प्रोसीड करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति है कांट कंप्लीट सिंगल थिंग। वैसे बच्चे होते हैं जो आज तक लगभग 1 करोड़ चीजें शुरू कर चुके होते हैं लेकिन खत्म किसी भी चीज को नहीं किया होता, यानी कि सारी चीजों का अधूरा ज्ञान लिया होता है। रोटेशनल मोशन पढ़ा, आधा पढ़ा, समझ जब टफ चीजें आई तो उन्हें यह भ्रम हो गया कि ये चीजें टफ नहीं है, मुझे ही समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने उसे छोड़ करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया। यानी कि उन्होंने आज तक कोई भी चीज कंप्लीट नहीं करी है, सबको अधूरा अधूरा छोड़ रखा है। वो बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन है। तीसरा, ट्राइड एवरीथिंग, कि आपने हर तरफ हाथ पैर मार लिया है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने वन शॉट लेक्चर अभी देखना शुरू करा होगा, जब आपके 11th बर्बाद थे तब भी आपको किसी ने बताया होगा कि वन शॉट से कर लो, उस टाइम देखा था ना। तो क्या अब 11th बच चुका है तुम्हारा? पूछता हूं तुमसे, नहीं। तुम्हारे पास सारा डेटा है कि कौन कौन चीजें काम करेगी, कौन कौन से नहीं काम करेगी, फिर भी नहीं मानोगे। मेरी बात मान लो, अगर सब चीज ट्राई कर चुके हो और नहीं रिजल्ट मिल रहा तो ये करो, ठीक है, पीवाईक्यू मेथड। तो तीसरे व्यक्ति वो है। चौथा, तो अच्छी जिनकी तैयारी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब वो आगे क्या करें। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके सिलेबस में कहां कहां पे गैप्स हैं वो पता करना, कि अच्छा ये चीज मुझे नहीं आती, यहां नहीं आता, यहां नहीं आता। आप जब वापस से अपने नोट्स पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग उन चीजों को वापस से स्किप कर देगा जो आपको नहीं आता। लेकिन आप पीवाईक्यू मेथड से जाओगे तो आपका हाथ वहीं पे रुकेगा जो चीज आपको नहीं आती। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो भी इस मेथड से प्रोसीड करेंगे। गॉट इट? किनके लिए ये वीडियो नहीं है? हु शुड नॉट वॉच? सबसे पहले व्यक्ति एट 0.001% बच्चे होते हैं जो एट 0 पे होते हैं, जो आज कोई वीडियो देखेंगे IITian मोटिवेशन और आज से मन करेगा, जो अभी तक सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे और आज से मन करेगा आज IIT तैयारी करूंगा। आज से नहीं हो सकती, ठीक है? आप या तो ड्रॉप लेने का सोचो, और ड्रॉप ले रखा था तो फिर आप 0 पे नहीं हो लाडले। 75% क्रॉस करा है ना, तो 0 पे नहीं हो। लेकिन कोई भी अगर 0 पे है और एकदम अड़ चुका है कि मैं 0 पर ही हूं, मत देखो, आपको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिनकी तैयारी ठीक ठाक है बट थोड़ा सिलेबस बचा हुआ है, मान लो 80% सिलेबस कर लिया है और 20% बचा हुआ है, तो वो अपने रेगुलर मेथड को ही फॉलो करें। उनका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है, तो वो अपने रेगुलर मेथड से फॉलो करें। ये सबके लिए तो नहीं है ना कि सब अच्छी तैयारी है फिर भी छोड़ करके मेरी बात मानो, नहीं। फिर आप नॉर्मल मेथड से चलो जिस तरीके से चल रहे थे। अगर मेरा 360R मेथड मानते हो तो फिर वो कंप्लीट करते रहो। गॉट इट? ये बात हो गई। तीसरा, ऑप्शन सीकर्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो ऑप्शन ढूंढते हैं, यहां सुन लिया, यहां सुन लिया, यहां सुन लिया, अब मेरा दिमाग जज करेगा इसमें से किसे फॉलो करना है। मैं बिल्कुल ना पागल आशिक हूं, या तो मेरे हो जाओ पूरी तरह से या फिर चले जाओ। मैं तुम्हें 4 लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, माफ करना। प्रेम करो तो पूरा करो, वरना अधूरे की जरूरत नहीं है। यह डायलॉग बाजी हो गई। रीजन इसका क्या है ऑप्शन सीकर्स का? देखो, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से चुनेगा कौन, बेहतर कौन? तुम ही चुनोगे ना। और तुम अपने पास्ट के चुनावों को देख लो, क्या क्या चुनाव तुम्हारे रहे हैं। हमारे जीवन में पैटर्न्स वही बदलते हैं, बस फॉर्म अलग हो जाता है। हम किसी लेक्चर को अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो चाहे रेगुलर बैच के लेक्चर हों या क्रैश कोर्स के लेक्चर हों या वन शॉट के लेक्चर हों, आप अधूरा छोड़ते चले जाओगे। बस तुम्हें लगेगा कि पहले मैं रेगुलर बैच को अधूरा छोड़ता था ना, क्रैश कोर्स करूंगा, क्रैश कोर्स को अधूरा छोड़ता था ना, वन शॉट करूंगा, वन शॉट का अधूरा छोड़ता था ना, 15 मिनट रिवीजन करूंगा। इन डिसीजंस का कोर फंडामेंटल सिंगल लाइन है कि मैं पूरा नहीं कर पाता, उसके फॉर्म बस आप बदलते जा रहे हो। तो जब आपके पास 5 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो 5 ऑप्शन में आप किस कोर्स से चुन लोगे? उसी कोर्स से चुनोगे, और उस कोर्स से चुनोगे तो अधूरा ही छोड़ दोगे, मुझे चुन ही नहीं पाओगे कभी। तो ऑप्शन सीकर, जिन्हें लगता है कि 10 ऑप्शन भैया को भी सुन लेता हूं, देखता हूं क्या बातें बताते हैं, माफ कीजिएगा, आप मुझे कभी चुन नहीं पाओगे, दावा देता हूं। मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा कोई और एग्जिस्ट करता है ना, उसी के साथ रहो, इसमें मेरा फायदा होगा।
कि एग्जाम रिजल्ट के बाद अपने जूनियर्स को बोलोगे कि यार इधर से मत जाओ, स्नेहित मिश्रा के पास जाओ। कम से कम दोनों का नुकसान होने से तो बेहतर है ना कि मेरा फायदा हो जाए, मैं अपना फायदा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सीकर्स मुझे ना देखें। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, पीवाईक्यू मेथड, लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस। ये IIT JEE एग्जाम का लॉ क्या है लाडले, थोड़ा सा लॉ समझ लें, नियम। ये क्या करता है, आपको एक सिलेबस देता है, इसमें कुछ लिखे होते हैं कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको लर्न करना पड़ता है। इन्हें चेक करने के लिए IIT JEE आपको क्वेश्चंस देता है और कहता है कि अगर आप इसे सॉल्व कर पाए तो आप IIT में आओगे या JEE मेंस क्वालिफाई करोगे, और नहीं कर पाए तो खत्म, कहीं नहीं जा पाओगे। ये लॉ है। सिलेबस, कॉन्सेप्ट, उसको सीखो, सवालों में लगाओ, लग गया तो IIT आओ, नहीं लगा तो भाड़ में जाओ। सिंपल लॉ है ना। अब एट द एंड हमारा पर्पस क्या है कि हमसे सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए, इसी की सारी लड़ाई है। अब इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे पास दो तरीके के समय होते हैं। एक होता है आज से 2 साल पहले जिसने तैयारी शुरू करी और वो चलता गया, और एक होता है 2 महीने पहले कि अभी जिस मोमेंट पे आप खड़े हो। 2 साल पहले किसी बच्चे को अगर बताना होता है तो उसे हम कहते हैं कि भैया एक टीचर पकड़ो, टीचर पकड़े रहना, उसके बाद उसके लेक्चर करो, उस लेक्चर से सीखो, लर्निंग लो, लेक्चर पूरी तरीके से करो, सीखो, उसके बाद उससे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन जो ना बने टीचर से डाउट पूछो, और डाउट पूछने के बाद फिर से क्वेश्चन में अटेम्प्ट करो, और ये सर्कल चलाते जाओगे, एक दिन तुम परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्वर बन जाओगे। लेकिन क्या अभी उतना टाइम है? नहीं। तो अभी क्या करना है, इस चीज को बोलते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। युद्धों में बहुत इस्तेमाल होता है ये, कि अगर कोई देश बहुत एडवांस्ड है तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करता है, यानी वो रिसर्च करेगा, खुद रिसर्च करके बताएगा कि अच्छा इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे हमें बनाने हैं, फिर वो आगे बढ़ता है और एयरक्राफ्ट बना लेता है। लेकिन कोई गिरा हुआ देश है, एकदम गरीब देश है, एकदम खराब देश है, जिसमें कोई रिसर्च की क्वालिटी ही नहीं है, वो कैसे मजबूत एयरक्राफ्ट बनाए? वो क्या करता है, किसी दिन अमेरिका ने धावा बोल दिया, एयरक्राफ्ट उसका गिर गया जमीन पे, गरीब देश के। अब गरीब देश उस एयरक्राफ्ट को देखता है, और एयरक्राफ्ट देखने के बाद वो क्या लगाता है, उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। उसमें क्या होता है लाडले, कि आपने एयरक्राफ्ट को देखा, एयरक्राफ्ट के पुर्जे खोले, और अब समझने की कोशिश कर रहे हो कि एयरक्राफ्ट बना कैसे है। आपने कोई रिसर्च नहीं करी कि मजबूती क्या होता है, नहीं, आपने जान लिया कि ये मजबूत एयरक्राफ्ट है। अब उसको खोल खाल के आप रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हो और उस तरीके की चीज कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तो 2 साल पहले बेस्ट मेथड है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, कि नॉर्मल प्रोसेस से फॉलो करो, सीखोगे बहुत डेप्थ में। अभी के मोमेंट पे रिवर्स इंजीनियरिंग इज द बेस्ट मेथड, और रिवर्स इंजीनियरिंग का ही फॉर्म है पीवाईक्यू मेथड, लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, आपको करना क्या है, आ जाइए, स्टेप्स ऑफ पीवाईक्यू मेथड। सबसे पहले कॉपी में नोट करते जाओ, बाई 3 न्यू कॉपीज, या फिर जितने सब्जेक्ट है 5 हैं, अगर केमिस्ट्री के 3 अलग कॉपी बनाना चाहते हो, मैथमेटिक्स कैलकुलस वैलकुलस सब अलग करना चाहते हो, जितना भी करना चाहते हो नए कॉपी लो। ठीक है, पहला स्टेप न्यू कॉपी। नाम में ही पीवाईक्यू मेथड है, तो एक पीवाईक्यू की किताब, पीवाईक्यू बुक, कौन सा, जिसमें कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिए हैं। 10-15 साल के विद्यालय को तो चलेगा, लेकिन टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिए हैं। ठीक है, स्टेप 2, आप एक लिस्ट बनाओगे, A, B, C। ए लिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट के उन चैप्टर को लिखोगे जिन्हें आपने अच्छे से कर रखा है। मान लो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, उनके नाम लिख दिया और ये हो गया। बी लिस्ट में उन चैप्टर को रखोगे जो तुमने अधूरा छोड़ दिया है। इसमें मैक्सिमम चैप्टर्स आएंगे तुम्हारे, थोड़ा बहुत भी करा है। अधूरा छोड़ने का मतलब क्या होता है,
पूरे के पूरा छोड़ दिया, इसका मतलब होता है कुछ करा ही नहीं, आज तक पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर, नाम सुना है बस। लेकिन अधूरा छोड़ने का मतलब होता है कि लेक्चर 20 थे टीचर में, 10 देखे 10 छोड़ दिया, ये अधूरे में आता है। लेक्चर पूरा देख लिया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, ये आता है। लेक्चर पूरा देख लिया है लेकिन रिवीजन नहीं करा, ये आता है। लेक्चर पूरा देख लिया लेकिन कुछ याद नहीं है, ये आता है अधूरे चैप्टर में। तो इसमें कुछ चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। और सी में पूरी तरह से छूटा हुआ चैप्टर कि कुछ करा ही नहीं, नाम सुना है बस, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट बना लोगे अपने पेपर पे, आज का तुम्हारा ये काम है। स्टेप 3 पे जाते हैं लाडले। तो हम हर सब्जेक्ट के ए लिस्ट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर बी पे, फिर सी पे। पहले ए वाले पे क्या करेंगे बताता हूं। सबसे पहले मेरा वो कोटेशन जो हर बार कहता हूं उसको याद रखना, बारूद के ढेर पे डिपेंड नहीं करता कि धमाका कितना बड़ा होगा, आपने बारूद को कितना टाइट पैक किया है इस पे डिपेंड करता है धमाका कितना होगा। इतना सारा बारूद है, फैला दिया, माचिस की तिल्ली लगाई, भुफ करके धुआं हो गया, खत्म। इतना बारूद को टाइट पैक किया, टाइट पैक करके छोटी सी चिंगारी लगाई, धमाका बहुत बड़ा होगा। तो जो बाकी मेथड से जा रहे हैं ना लाडले, वो अपनी बारूद को टाइट पैक नहीं कर रहे। उनका पता है क्या होगा, वो लास्ट तक 100% सिलेबस करेंगे लेकिन 100% सिलेबस उनके बी लिस्ट में होगा। जो उन्हें लग रहा होगा कि सिलेबस पूरा हो गया, सारा उनका बी लिस्ट में आ जाएगा, कोई उनका पूरा ही नहीं होगा। तो सारी की सारी बारूद जमीन पे फैली हुई है, धुआं होगा बस। जेईई मेन में, जेईई मेन कितना भी आग लगाने की कोशिश करे वो धुआं होगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसने 40-50% सिलेबस एकदम टाइट पैक कर लिया है, मैं गारंटी देता हूँ जेईई मेन जनवरी में तो फोड़ के आएगा। और जेईई मेन अप्रैल में कोई उम्मीद लगा बैठे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ये लिख लो कि जेईई मेन जनवरी में तुम्हारा जो भी परसेंटाइल आएगा उससे 10 से 15 परसेंटाइल ऊपर नहीं जा पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये 3 चैप्टर्स बन गए। अब तीनों को हम टाइट पैक करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। अभी तक तुमने बस फैलाने की कोशिश किया बारूद को, वो मेथड काम ही नहीं करेगा। हम एक एक चैप्टर पकड़ेंगे, उन्हें ढंग से कमांड करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 अब आते हैं। ये चैप्टर की लिस्ट बना लिए। अब थोड़ी सी बात बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिलेवेंस कभी कम नहीं होगा आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कोई डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करके एयरक्राफ्ट की तरह बनाता है और तुम्हारे सामने गिराता है, धुड़ुम गिर गई। अब 2 साल पहले जब तैयारी करते हैं तो टीचर्स भी ये मेथड फॉलो करते हैं कि चलो रिसर्च करते हैं और बच्चे को बताते हैं कि कैसे एयरक्राफ्ट बनाते हैं, ताकि जेईई मेन के एग्जाम में जब जाए तो उसे पता रहे कि इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और जब गिरे तो उसे पता हो कि टैकल कैसे करना है। लेकिन हम गरीब बच्चे हैं मालिक, 2 महीने पहले आए हैं, क्या करें। तो हम उनके गिरे हुए एयरक्राफ्ट को उठाएंगे, यानी पीवाईक्यूज को उठाएंगे और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे, उन सवालों को खोल के देखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ये सेंस पता पड़ जाता है कि किस तरीके से जेईई मेन एयरक्राफ्ट बनाता है। और ये बड़े कम टाइम में हो सकता है। 100 एयरक्राफ्ट में से ना हम 50 भी टैकल कर लें, हम उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो नॉर्मल मेथड से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बारूद का ढेर बनाएंगे और वो 10 ही एयरक्राफ्ट टैकल कर पाएंगे। उनके नज़र में वो 100 सिलेबस पूरा करेंगे, 10 टैकल होगा, आप 50 करोगे और 50 टैकल हो जाएगा तो आप जीत जाओगे। ओके, तो हम सबसे पहले ए लिस्ट में से चैप्टर उठाएंगे। एक चैप्टर उठा लिया, ठीक है। मान लो कि 11th का हमने यूनिट एंड डायमेंशन उठा लिया। एक सवाल तो पक्का आता है, 2 सवाल पक्का आ जाता है, और अगर मूड अच्छा रहा जेईई का तो 2-3 सवाल ऐसे भी डाल देता है जो होता होगा कोई और कॉन्सेप्ट से, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन के मेथड से सॉल्व हो जाएगा। हमने ऑप्शंस के डायमेंशन चेक करके आंसर मार दिया। तो एक सरल सा उदाहरण लेता हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन जनरली वो बच्चों के ठीक ठाक होते हैं। वो चैप्टर हमने पिक किया, पीवाईक्यू की किताब खोली, अब उसमें चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज है तो उसमें सीरियल वाइज होते हैं पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन उठाया, अब पहला क्वेश्चन उठा करके पढ़ा। अब या तो वो हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। हो गया तो ये हमें क्या बताता है, हो गया तो ये हमें बताता है कि इस प्रश्न में, इस एयरक्राफ्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे समझ ना आए। आगे गए, दूसरा क्वेश्चन उठाया, दूसरा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। अब हमारे हाथ वो एयरक्राफ्ट लगा है जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तो अब हम देखना शुरू करेंगे सबसे पहले कि ये हमसे क्यों सॉल्व नहीं हुआ। हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, ये सारे प्रोसेस बता रहा हूं,
उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें हमें कोई टर्म मिला कि अच्छा ये टर्म हमें समझ नहीं आती, अब उस टर्म को हम या तो अपने नोट्स से, या तो हम किताब से, या तो तुम्हें कहीं भी टीचर ने पढ़ा रखा हो उससे 15 मिनट का हेल्प, बस वो टर्म को वहां पे वो चीज सॉल्व करेंगे। मान लो कि हम थर्मोडायनेमिक्स के इस तरीके का एक प्रश्न उठाया, उसमें आ गया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें समझ नहीं आता, तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाकर के कहीं से भी मदद लेके समझेंगे, सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आपने ए लिस्ट में वो चैप्टर रखे हैं जो आपको लगता है कि पूरे हैं आपके, तो हम वहां पे समझने को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें समझ नहीं आता, चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा और वहां पे समझ लिया। अब इस बात का ध्यान रखना कि हम इतने अच्छे से वो वाला पॉइंट समझें कि आगे के सवाल में हमें ये वाली कमी नहीं फेस करनी पड़नी चाहिए। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लिया, फिर उस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, उस प्रश्न में जितनी चीजें थी हमने सब निकाल लिया। अब तीसरे प्रश्न पे गए, तीसरे प्रश्न पे गए तो तीसरे प्रश्न में कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें एंट्रोपी का फॉर्मूला ही नहीं आता, हमने वो सीखा, फिर आगे बढ़े। यानी कि आप एक 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 करके प्रश्न उठाते जाओगे, उस प्रश्न को या तो होगा तो कुछ नहीं सीखना, नहीं हुआ तो उसमें क्या नहीं आया वो सीखेंगे, और उसको सीखने के लिए हम कोई भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट छोटा, फास्ट, जितना फास्ट करोगे उतने तेज आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और जो चीज हमें नहीं समझ में आई थी वहां पे हम एक ब्लैंक कॉपी जो लिया है उसको हम दो हिस्से में बांटेंगे। मान लो कि इस तरीके की कॉपी है वो, तो इसके नीचे एक लाइन मार देंगे, ठीक है। हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया, सॉल्व हो गया, ठीक है, यहां पे लिख दिया। दूसरा प्रश्न सॉल्व किया, दूसरे प्रश्न में हमें कुछ नई चीजें पता पड़ी जो हमें पता नहीं थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता चला, ऐसा एप्लीकेशन पता चला, तो यहां पे लिखेंगे ऐसे स्टार दे करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देंगे कि ये चीज हमें नहीं पता थी, ये इस पन्ने में दूसरे नंबर के प्रश्न से हमें ये सीखने को मिला। बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट डाउट आता है कि भैया ये ऑर्गेनिक में कैसे लगाएंगे, मैथमेटिक्स में कैसे लगाएंगे, मैथमेटिक्स में तो लग भी जाता है, केमिस्ट्री में कैसे लगाएंगे, क्या सर्च करेंगे। सर्च ही नहीं करना, तुम्हें मान लो कि एक रिएक्टिव मैकेनिज्म का क्वेश्चन मिला, उस प्रश्न में तुम्हें क्या नहीं आता था, तुम उस प्रश्न को कहीं भी सॉल्यूशन सर्च कर सकते हो ना, सॉल्यूशन सर्च कर लिया, सॉल्यूशन सर्च में देखा कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन उठ के गया है, क्यों गया है, उस पर हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और उससे हम पीछे की तरफ जाएंगे और उस प्रश्न को बस सीखेंगे। तुम्हें जिंदगी में कोई मकसद नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में यह मकसद होना चाहिए कि वो प्रश्न अगर अगली बार आ जाए तो वो मैं सीख जाऊंगा। उस प्रश्न में किसी ने मेसोमेरिक इफेक्ट लगा दिया, मेसोमेरिक इफेक्ट हमें पता ही नहीं था, हम पीछे गए, सर्च करा मेसोमेरिक इफेक्ट, 15 मिनट में वो सीख करके आ गए, और नीचे कॉपी के नोट्स में लिख दिया, यहाँ पे मान लो ये केमिस्ट्री वाली अब कॉपी है, यहाँ पे लिख दिया मेसोमेरिक इफेक्ट और वो ऐसे ऐसे काम करता है, उसके बारे में 2-3 डिटेल्स और पता पड़े। और ये तो सोचना ही मत कि मेसोमेरिक इफेक्ट मैं अभी ही पूरा सीख जाऊंगा, जितना सीखोगे 15 मिनट में सीख के आओ। आगे प्रश्न पीवाईक्यूज पूछे होंगे जेई मेन ने, जेई मेन रैंडम नहीं खेलता, गिन के बता रहा हूं ना, जेई मेन के पास 500 से 600 कॉन्सेप्ट हैं अगर फिजिक्स में, पूरे के पूरे किताब में 11th 12th के सिलेबस में, तो उन 500 से 600 कॉन्सेप्ट पर ही वो फ्रेम करेगा क्वेश्चंस। अगर तुम्हें उसमें से 250 आती हैं तो 250 वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, और 250 नहीं आती तो जेई मैंने पूछ रखे हैं अभी तक सवाल जिसमें वो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, वो फंसाएगा, वहां पे तुम सीख के निकलोगे आगे। इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से होगा कि तुम फास्टली अपना सिलेबस हर चैप्टर खत्म करते जाओगे। नहीं तो रेगुलर मेथड से पढ़ोगे ना कि अच्छा चलो लेक्चर करते हैं, वन शॉट फिर सवाल करेंगे, तो लेक्चर करने में तुम मैक्सिमम टाइम उन चीजों पे गवा दोगे जो तुम्हें ऑलरेडी आती थी। कोई भी टीचर लास्ट से फर्स्ट की तरफ शुरू तो करता नहीं है ना, शुरुआत से ले जाएगा। 5 घंटे तो तुम्हें वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो तुम्हें ऑलरेडी आती थी, बस तुम ये फील में रहो कि मुझे पढ़ना तो है ना। 5 घंटे बाद फिर वो चीज आना स्टार्ट होगा जो तुम्हें नहीं आता था, लेकिन दिमाग इतना लंबा लेक्चर के बाद थक चुका है इतना कि वो फिर गायब हो जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टेप 1 स्टेप 2 में तुमने चैप्टर्स बना लिए, स्टेप 3 में प्रश्न उठाया, आया तो बढ़िया, नहीं आया तो रिवर्स इंजीनियरिंग करी, क्या क्या नहीं आता था सर्च करा, उस चीज को हमने कॉपी में नीचे नोट कर लिया। उस तरीके से पहले ए सेक्शन वाले चैप्टर को तुम एकदम बारूद की तरह बांधने की कोशिश करोगे टाइट। मान लो कि ए सेक्शन वाले बंध गए, बहुत तेजी से बंधेंगे, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर निकलते हैं इस मेथड से, बहुत तेजी से बंध गए, रिवीजन कर रहे हैं, बंध रहे हैं, बंध रहे हैं, बंध रहे हैं, फिर जाओगे बी चैप्टर पे। बी चैप्टर पे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, इसमें थोड़े और गैप्स मिलेंगे। गैप्स का मतलब कि अच्छा इस सवाल में मुझे ये नहीं आता था, गैप्स मिलेंगे, मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए, एक लेवल तक मैंने बी चैप्टर को भी तैयार कर लिया।
और मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता। अगर तुम ए और बी साइड वाले चैप्टर को ही कंप्लीट कर लो ना, तुम्हारा जेई मेन बहुत बढ़िया जाएगा। जनवरी उन बच्चों से बढ़िया जाएगा जो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सी को मैं उम्मीद भी नहीं करता। तुम लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो पीवाईक्यू मेथड, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सी के लिए मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम सी को बचा पाओगे अभी। और अभी ये निराशा वाली बात नहीं है, ये वेल प्लान वाली बात है। एक समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके हाथ में जो आने लायक है वो पकड़ ले। अ मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नन। एक आदमी जो 2 खरगोश के पीछे भागता है वो किसी को नहीं पकड़ पाता। लेकिन उसे शुरू में लगता है भागते हुए कि मैं 2 के पीछे भाग रहा हूं, अगर 2 पकड़ लिया तो। और एक आदमी जो 1 के पीछे भाग रहा होता है ना, वो थोड़ा लो लगता है, उसे लोअर लगता है। तो एक ही के पीछे भाग रहा है, एक ही पकड़ दिया तो एक ही मिलेगा ना। बट अंत में होता क्या है कि इसके हाथ में 1 होती है और उसके हाथ में कोई नहीं होता। माया, इल्यूजन। अब बच्चे जिन्हें नहीं करना होगा वो मेरे पास कैसे डाउट्स लेके आएंगे वो बताते हैं। वो सीधे उठाएंगे सी चैप्टर का, सी सेक्शन का कोई चैप्टर और पूछेंगे भैया ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अब इसमें कैसे पीवाईक्यू मेथड लगाऊं। मैं तुमसे उम्मीद ही नहीं कर रहा कि वो तुमने नहीं पढ़ा तो तुम लगाओ उस पर। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि ए और बी को कंप्लीट करो ना। ए और बी तुम्हें लगता है कि भैया ये तो आता ही है, मैं कर लूंगा, ठीक है इसे पक्का करो। मैं कह रहा हूं 60 दिन में हो गया तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कम से कम 40 से 50% सिलेबस रखना, 60% सिलेबस डालना, जिसको तुमने थोड़ा बहुत भी देख रखा है ना फैमिलियर और टर्म्स के साथ, उसको भी बी वाले सेक्शन में रखना, छोड़ मत देना। क्योंकि हमें 0 पे मानना बड़ा सुख अनुभव देता है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर को सी में ही रख दें। लेकिन मैंने जब ये फ्रेमवर्क दिया है कि सी तुमसे छूटने की उम्मीद है, तो तुम कोशिश करोगे कि मैक्सिमम चैप्टर ए और बी में डाल लो, तो मजा आ जाएगा। मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हूं कि कैसे तुम बच जाओ। ये सारी बातें कहने के बाद भी ना तुम्हारे मन में कुछ डाउट्स होंगे। अगर वैलिड डाउट लगता है तुम कमेंट में बिल्कुल पूछो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग वो लेकिन सिंड्रोम से तुम्हें तड़पा रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन दो लेकिन, कुछ भी सॉल्यूशन दो लेकिन, कुछ भी सॉल्यूशन दो लेकिन, वो लेकिन तुम्हें क्लैरिटी के लिए नहीं लाता, वो लेकिन तुम्हारे मन में आता है कि हम कैसे अपनी मान्यताओं के साथ आगे बढ़े। वो ये सोचता है कि बेटा तुम्हें जब पूरी क्लैरिटी होगी तभी तो तुम आगे बढ़ोगे ना, और क्लैरिटी जीवन में किसी की नहीं आती। स्टार्ट करिए। फिर से रिकैप दे देता हूं। सवालों से कॉन्सेप्ट सीखना पीवाईक्यू मेथड कहलाता है। पीवाईक्यू की किताब ली, चैप्टर उठाया, उसके पहले सवाल लिए। पीवाईक्यू की किताब ऐसे लिखे होते हैं कि जो पहला सवाल होगा ना उस चैप्टर के पहले वाले कॉन्सेप्ट से बनता होगा। तो पहला सवाल उठा लिया, पहले सवाल उठाने के बाद उसको सॉल्व किया, हाँ या ना में जवाब आएगा सॉल्यूशन का। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में क्या था जो हमें नहीं आता था, उसमें से कोई एक टर्म पकड़ा और डाल दिया इंटरनेट पे। और आज तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से उस सॉल्यूशन की फोटो खींची और उस चैट जीपीटी से कहा कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं मुझे बता दो, और उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। बेस्ट यूज कर सकते हो, आज तो एआई है, पिछले साल तक तो मैं एआई रिकमेंड नहीं कर पाता था। चैट जीपीटी पर डालो और बोलो कि इससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज हुए हैं मुझे 2-2 लाइन में समझा दो, वो समझा देगा, नीचे नोट कर ले। जैसे केमिस्ट्री में डाउट आते हैं बच्चे के कि भैया मैं इनऑर्गेनिक का एक सवाल कर रहा हूं, कोई मान लो ऑर्डर का है, कोई एक्सेप्शन का है, कुछ भी है, तो वो तो सिर्फ एक छोटा सवाल है, वैसे तो 5000 फैक्ट है। नहीं, उसका कॉन्सेप्ट एक होगा। फोटो खींचा, चैट जीपीटी पे डाला और पूछा कि बताओ इस सवाल में कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और मुझे 10 लाइन में समझा दो, समझा देगा। फिर वहां से हम आगे बढ़ गए, मजा आ जाएगा यार, करके तो देखो। मैं हमेशा कहता हूं मैं जो भी दवाई दे रहा हूं 5 दिन खा के तो देखो, नहीं ठीक हुए तो जूता मार देना मेरे मुंह पे। आज तक कोई मार नहीं पाया, पिछले साल भी, पिछले साल भी, पिछले साल भी। और तुम कह कोई भी ऐसा काउंटर आर्गुमेंट मुझे नहीं दे सकते जो मैं पिछले साल सुन नहीं चुका हूं और खंडन ना कर चुका हूं। तो तुम कितनी भी स्मार्ट बातें नीचे लिखोगे, अगर मेरा मन होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा तो ये मत समझना कि तुम मुझ पे हावी हो गए, समझना मैंने इग्नोर कर दिया। एक बकवास बात है। 100 में से 85 फॉलो करेंगे चुपचाप, 15 इधर उधर डोलेंगे। ये था मेरा आखिरी सहारा, बच जाना, मेरी इज्जत रखना। उम्मीद करता हूं तुमसे बहुत ज्यादा।
पता नहीं तुम्हें बाकी क्या मानते हैं, मैं मानता हूं अपना। काश मेरे पास कोई तरीका होता, कोई मीटर होता कि अपना मीटर होता कि कितना ये व्यक्ति अपने बच्चों से प्यार करता है, तो मैं दिखा पाता। शब्द के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, शब्दों के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा दे नहीं सकता जिससे ये पता पड़ जाए कि तुम मेरे लिए क्या हो। दुख की बात यह है कि अभी के YouTube के समय में आप बस एक नंबर बन के रह गए हो सबके लिए। तो मैं भी लगता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये भी बोल रहा है, बोलते तो सब है। काश मैं दिखा पाता। उम्मीद करता हूँ फॉलो करो। कोई डाउट हो, जेन्युइन हो तो पूछना, मैं जवाब दूंगा। मैं अभी PYQ मेथड के बाद छोड़ के नहीं जाऊंगा। 360R जो मेरे बच्चे हैं, जिन्हें पहले से पता है, मैं तुम्हें बता दूं, SM रेडियो करके ही मेरा एक चैनल है, उस पर मैं रोज रात को बच्चे से पूछने आता हूं कि कैसी पढ़ाई हो रही है आज तुम्हारी। सर्च कर लेना, बताओ मुझे। मैं बता करके गायब थोड़ी हो जाऊंगा, मैं रोज तुम्हें घसीटता हुआ ले जाऊंगा JEE मेन तक। स्टार्ट करो। दिक्कत होगी, मैं हूं ना, मैं रोज रात, मैं भागता कहीं थोड़ी हूं। रोज रात को 10 बजे तुम्हारे सामने मुंह लेके आ जाता हूं, बताओ तुम्हें कहां दिक्कत आ रहा है, उंगली पकड़ूंगा, पहुंचा दूंगा। मिलते हैं IITs में।